तो आज हम लोग बात करेंगे रक्त निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रक्त निर्माण जरूर पूछा जाता है। रक्त धातु आएगी तो उसी में रक्त धातु निर्माण में जब उभय मत लिखा होगा, अगर ये शब्द लिखा है उभय मत के अनुसार, उभय मत मतलब आयुर्वेद के अनुसार भी आपको रक्त निर्माण लिखना होगा और मॉडर्न के अनुसार, दोनों के अकॉर्डिंग लिखना होगा। आयुर्वेद का हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग मॉडर्न का पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? तो प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। मैच्योरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। इसको याद रखिए, इरेथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इरेथ्रोपोइसिस होता है, ये जिंदगी के जो स्टेजेस होते हैं, पहले हम लोग गर्भ के अंदर रहते हैं और उसके बाद फिर पैदा होते हैं, तो इन अवस्थाओं में जो रक्त का निर्माण है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस यानी कि कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ का मतलब है गर्भ के अंदर। फीटल लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं मीसोब्लास्टिक स्टेज। क्या बोलते हैं पहली स्टेज को? मीसोब्लास्टिक स्टेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो आरबीसी, रक्त की जो कोशिकाएं हैं, सेल ऑफ ब्लड, सबसे पहले कब निर्माण होता है? फर्स्ट 2 मंथ में अगर देखा जाए तो मीजेनकाइम ऑफ योग सेल, रक्त निर्माण मीजेनकाइम ऑफ योग सैक द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया पहला स्टेज। पहला स्टेज क्या हुआ आरबीसी निर्माण का? ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में मीजेनकाइम ऑफ योग सैक द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको मीजोप्लास्टिक स्टेज कहते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। नाम से ही स्पष्ट है कि 2 महीने के बाद, फ्रॉम 3rd मंथ,
लीवर क्या होगा? मेन ऑर्गन फॉर इरेथ्रोपोइसिस। लेकिन स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन में भी रक्त निर्माण होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि रक्त, आयुर्वेद में जो बताया गया है कि रक्त धातु कहाँ बनती है, यकृत और प्लीहा में। तो उनको कैसे पता? इंट्रायूट्राइन लाइफ में देखो, मीजोथीलिया जो स्टेज है, मेजोब्लास्टिक स्टेज, वहां पर तो आर्गन बन ही नहीं पाए चुके होते हैं, इसीलिए उस सेल के द्वारा निर्माण होता है। एक्चुअली में जब आर्गन डेवलप होने लगते हैं तो सबसे पहले लीवर के द्वारा रक्त का निर्माण होता है। लेकिन स्प्लीन और लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं? जहां पर लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, वो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं। तो वहां पर भी जो है रक्त निर्माण होता रहा है। तीसरी जो अवस्था है ये है माइलॉइड स्टेज, यानी कि लास्ट 3 मंथ की बात करें, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ मतलब छठे महीने के बाद में रक्त का जो निर्माण है वो रेड बोन मैरो के द्वारा और लीवर के द्वारा होता है। तो लास्ट 3 मंथ ऑफ intrauterine life, RBC are produced from RBC are produced from red bone marrow, red bone marrow और लीवर। तो दोबारा से हम लोग ये पॉइंट देखते हैं कि जो इरेथ्रोपोइसिस होता है गर्भावस्था में, गर्भावस्था में जब इरेथ्रोपोइसिस होता है तो उस समय 3 अवस्थाएं में इरेथ्रोपोइसिस होता है। शुरुआत के जो 2 महीने होते हैं उसमें मीजेनकाइम योग सेल के द्वारा रक्त का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। तीसरे महीने से लीवर, स्प्लीन और माइल टिश्यू, जो लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं, इनके द्वारा रक्त का निर्माण होने लगता है, जिसको हम लोग हिपैटिक स्टेज कहते हैं। फिर लास्ट में तीसरे महीने जो है, यानी कि छठे महीने के बाद में 7वां 8वां और जो 9वां महीना होता है, उस अवस्था में लीवर और रेड बोन मैरो के द्वारा रक्त का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग माइलॉइड स्टेज कहते हैं। लेकिन पैदा होने के बाद की अगर कंडीशन देखा जाए तो अप टू एज ऑफ 20 ईयर 20 साल तक की आयु में जो रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो,
रेड बोन मैरो यहाँ पर था। अब आपको ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिखा है कि 20 साल की अवस्था तक रेड बोन मैरो, तो क्या उसके आगे रेड बोन मैरो में नहीं बनता है रक्त? ऐसा नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो 20 वर्ष की अवस्था में लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन, दोनों में पाया जाता है। बात समझ में आई आपको कि 20 वर्ष तक जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन कहने का मतलब ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर और टिबिया फिबुला, ये लॉन्ग बोन है। इसमें भी रेड बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 20 वर्ष के बाद रक्त का जो निर्माण है एरिथ्रोपोइसिस रेड बोन मैरो द्वारा ही किया जाता है। परंतु अब यहाँ कंडीशन एक आ जाती है कि रेड बोन मैरो अब कहाँ पाई जाती है? मेम्ब्रेनस बोन, मेम्ब्रेनस बोन, ऐसी हड्डियां जो मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती हो, मेम्ब्रेनस यानी कि साइनोवियल फ्लूइड, ये सब पाई जाती हो, जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स। फ्लैट बोन क्या है? स्टर्नम है, रिब्स है, स्कैपुला, ये फ्लैट बोन है। इलियक बोन और जो आपका दिमाग की बोन है स्कल, स्कल बोन, ये सब फ्लैट बोन है। और एंड ऑफ लॉन्ग बोन, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। अब ये मन में प्रश्न उठता है कि रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन में क्यों नहीं होता है? तो इसका क्या आंसर है? 20 वर्ष बाद जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन के जो सैफ्ट होते हैं, उसमें एलो बोन मैरो भर जाती है। एलो बोन मैरो भर जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, वहां एलो बोन मैरो क्यों हो जाती है? फैट डिपोजिशन, क्योंकि वहां फैट डिपोजिशन हो जाता है। देखो, अब यहाँ सैफ्ट की बात करते हैं। सैफ्ट क्या होता है? जैसे लॉन्ग बोन, अगर कोई लॉन्ग बोन है
अभी भी 20 वर्ष की अवस्था के बाद में ये जो किनारे हैं एंड, यहाँ पर 20 वर्ष के बाद भी रक्त निर्माण होता है। परंतु ये जो सैप्ट वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये होता है सैप्ट, यहाँ नहीं होता। और क्यों नहीं होता? पीछे उसका कारण हमने बताया कि वहां पर येलो बोन मैरो बढ़ जाती है। जैसे कई बार जो लोग मुर्गा खाते होंगे उन्हें पता होगा, मुर्गे का जो लेग पीस होता है, लेग पीस के ये जो ऊपर इंड वाला हिस्सा होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट एक रस धातु निकलती है जिसको येलो बोन मैरो कहते हैं। कुछ लोग उसको तोड़ के पी लेते हैं। कुछ जो नया नया मुर्गा खाना सीखते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता, तो वो लोग लेग पीस ऐसे फेंक देते हैं। उनको फेंकना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, देखो इरेथ्रोपोइसिस कहाँ से होता है? बोन मैरो पढ़ा हम लोगों ने, रेड बोन मैरो। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है प्लूरिपोटेंट सेल या स्टेम सेल की बात करें, स्टेम सेल्स, इस पे बहुत चर्चाएं होती हैं स्टेम सेल के ऊपर की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टेम सेल क्या है? ये वो सेल है केपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल। तो स्टेम सेल वो सेल होती है जो पूरे शरीर के किसी भी सेल को बना सकती है। इसका मतलब आसानी से कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारा जब शरीर का निर्माण होने लगता है तो उस समय कुछ सेल निर्धारित होते हैं कि ये सेल लीवर बनाएगी, ये सेल किडनी बनाएगी, ये यूट्रस बनाएगी, ये स्टमक बनाएगी। तो हर एक सेल का एक फंक्शन निर्धारित होता है कि वो सेल क्या बनाएगी। लेकिन स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो निर्धारित नहीं होती है वो क्या बनाएगी, उसको हम किसी भी आर्गन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेम सेल वो सेल होती है जो रिन्यूअल, डिफरेंशिएटेड, स्पेशलाइज्ड सेल, किसी भी सेल के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, वो स्टेम सेल होती है। यही जो स्टेम सेल होती है ये बोन मैरो में होती है। ये जो स्टेम सेल है ये जब बोन मैरो में आती है तो इसको कहा जाता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक यानी कि ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल। और ये जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है
इसको एक हम स्पेशल नाम देते हैं अनकमिटेड अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल। देखिए अब ये बात को समझिए जरा से, इसको शॉर्ट फॉर्म में PHSC, ये अनकमिटेड वाला छोड़ दीजिए आगे, इसको P फॉर प्लूरिपोटेंट, H फॉर हीमोपोएटिक और S फॉर स्टेम, C फॉर सेल। तो स्टेम सेल जो किसी भी सेल को निर्माण कर सकती है, वो बोन मैरो में जो ब्लड का निर्माण करती है उसको हम प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो कहते हैं। प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाना। प्लूरिपोटेंट का क्या मतलब हुआ? किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाना, किसी भी। और ये जो स्टेम सेल है, बेस्ट सोर्स की अगर बात करें, ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है, ये अम्लाइकल कॉर्ड स्टेम सेल का बेस्ट सोर्स होता है। देखिए अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन फॉरेन वगैरह में स्टेम सेल को रिजर्व करने के लिए बैंक होते हैं कि यहाँ पर ये लेबोरेटरी है, यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लें। तो फ्यूचर में खासकर उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और वो स्टेम सेल ही कवर कर सकती है। जैसे किसी का कैंसर हो जाए, बोन मैरो कैंसर हो जाए या ब्लड कैंसर हो जाए, तो उसमें बोन मैरो रिप्लेस करना पड़ता है। और बोन मैरो रिप्लेस, अगर ये सेल अम्लाइकल कॉर्ड सुरक्षित हो तो उसमें से स्टेम सेल लेकर उस स्टेम सेल का हम कल्चर कर लें। कल्चर करने के बाद में हमारा पूरा का पूरा बोन मैरो हम उसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन काफी खर्चे वाला होता है, बहुत अमीर लोग इसको कर सकते हैं, बाकी गरीब लोग इसको नहीं कर सकते। सोचिए जैसे भगवान अजर अमर होने का आशीर्वाद अगर किसी को देते हैं, जैसे अपने यहाँ भाई भगवान तपस्या करते थे कि अजर अमर होने का आशीर्वाद उनको मिल जाए, लेकिन भगवान सबको नहीं आशीर्वाद वो देते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान जो है, वो लोग ये पूछते होंगे उनसे, भगवान मतलब कोई बहुत बड़े अधिकारी या बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, लोग पूजा करते रहे होंगे, तपस्या करते रहे होंगे कि वो आए और हमें ये प्रोसेस समझाएं स्टेम सेल का, प्लूरिपोटेंट सेल का, कि किस प्रकार से हम सेल को नई रीजनरेट कर सकते हैं। ताकि जैसे लीवर, भाई आदमी कब मरेगा? आदमी मरेगा किसी किडनी खराब हो जाए, किसी की लीवर, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तभी तो आदमी मरेगा ना, ऐसे थोड़े मर जाएगा। तो अगर किसी को पता चले कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, उसके पास स्टेम सेल हो, बढ़िया नया लीवर बना के अपने अंदर नया लीवर लगा ले। चूंकि ये स्टेम सेल अपनी ही होगी, अपने ही अम्बिलिकल कॉर्ड, अपना ही जीन होगा, अपना DNA होगा, तो इसमें रिजेक्ट के चांस नहीं होंगे। उसको स्टेरॉयड नहीं खाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है आजकल, अगर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, उसे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। लेकिन अपने ही शरीर से बना हुआ कोई अंग अपने शरीर में अगर लगा लिया जाए तो उसको दवाएं थोड़ी खानी पड़ेंगी, उसके शरीर का हिस्सा हो गया। अब सोचो, स्टेम सेल से बनाया गया वो ऑर्गन एकदम नया रहेगा, बढ़िया, वो जवान फिर हो जाएगा। पता लगे किडनी खराब है, बना के किडनी लगा लिए। तो अजर अमर होने का मतलब क्या है? यही इसी प्रकार से हो सकता था ना। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें सोचो कितने वर्ष पुराना है, लेकिन साइंस अब धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये सब चीजें कि अच्छा, ये भी बताओ हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
तो वो अजर अमर का होने का जो तपस्या के बाद वरदान मांगा जाता था वो यही है कि उनको किसी भी प्रकार से बोन मैरो से या स्टेम सेल से किस प्रकार से हम नया ऑर्गन बना ले, नई चीजें बना ले। तो वही है जो कि भगवान को पता है, इसलिए भगवान कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा है सबको आशीर्वाद देने के लिए। दूसरी चीज देखें कि ये दो तरह की जो प्लूरिपोटेंट हिमोपोटिक स्टेम सेल होता है, ये टू टाइप्स की होती है। एक क्या करेगी, लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल जिसको हम लोग LSC बोलते हैं। अब ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है, इससे क्या बनेगा, लिम्फोसाइड और नेचुरल किलर सेल, लिम्फोसाइड और नेचुरल किलर सेल NK, ये बनेगा। दूसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स होती हैं, ये माइलॉइड सेल्स को पैदा करती हैं। ये क्या करेंगी, माइलॉइड सेल्स, माइलॉइड सेल को पैदा करती हैं। ये माइलॉइड सेल जो होती हैं, ये लिम्फोसाइट से अलग होती है। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनती हैं, ये कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की लगभग ये जो माइलॉइड सेल्स हैं ये हो जाती हैं। माइलॉइड सेल्स ये जो होती हैं, ये 3 भागों में बढ़ जाती हैं। नंबर 1, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरेक्ट्रोसाइट। माइक ऑफ कर लो अपना। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ इरेक्ट्रोसाइट, और शॉर्टकट में कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरेक्ट्रोसाइट, CFUE। दूसरे टाइप की जो होती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFU, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, GM।
तीसरी प्रकार की जो सेल होती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एम मेगा कैरियोस, एम फॉर मेगा कैरियोसाइट। और ये क्या बनाती हैं? प्लेटलेट्स बनाती हैं। देखो, कहानी स्पष्ट हो गई। कहानी क्या स्पष्ट हो गई, यहाँ दोबारा से हम देखते हैं कि पहले हमने देखा कि बोन मैरो में जो स्टेम सेल पाई जाती है, जिसको हम लोग प्लूरिपोटेंट हीमोटिक स्टेम सेल कहते हैं, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल, जो कि लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बनाती है। दूसरी जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट कहलाती है, जिसको हम लोग माइलॉइड टिश्यू कहते हैं, माइलॉइड सेल कहते हैं। और ये तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। एक कॉलोनी होती है जो इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी बनाएगा, जिसको हम लोग CFUE कहते हैं। और दूसरी इसमें जो सेल होती है, जिसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, जिसको CFUGM कहते हैं। और तीसरी एक कॉलोनी सेल की पाई जाती है, जिसको हम लोग मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, जो कि आगे चलकर प्लेटलेट्स बनाता है। इसके स्टेजेस देख, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं कि किस प्रकार से सेल्स का बनना होता है। जैसे सबसे पहले अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक, ये हम लोगों ने देखा था बोन मैरो में पाई जाती थी। फिर अनकमिटेड है, यानी कि कुछ करना नहीं चाहती है, फिर ये चेंज होगी कमिटेड में, कुछ करना चाहेगी। तो चेंज इन कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। इसमें कन्वर्ट होने के बाद में फिर ये दो तरीके से डिवाइड हो जाएगी। इसके दो भाग यहाँ पर हो जाएंगे। एक भाग जो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा, लिम्फोइड स्टेम सेल। और दूसरा जो भाग है, उसको कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ये दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है। लिम्फेटिक सेल पीछे हम लोगों ने पढ़ा ही था कि आगे चलकर लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। और नेक्स्ट किलर सेल, इसका निर्माण करती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये तीन भाग हो गई थी, दोबारा से फिर से ये तीन भागों में बटेगी। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देंगे। एक थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरेथ्रोसाइट, फिर थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, जो कि आगे चल के प्लेटलेट्स का निर्माण करती है।
यहाँ पर जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है इरेथ्रोसाइट की, जो कि आगे चलकर इरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग आर कहते हैं, इसको हम लोग रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। इसका भविष्य तय हो गया। दूसरी जो यूनिट है इसका भविष्य क्या होगा, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट। तो इसमें देखें अगर, तो फिर से एक हिस्सा होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा हिस्सा होता है इसमें मोनोसाइट का। मोनोसाइट तो मोनोसाइट बनाएगी, ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसी जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसमें 3 प्रकार के डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल और तीसरा जो होता है इस्नोफिल्स। इन तीनों में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो जीएम है, जी फॉर ग्रेन्युलोसाइट से 3 सेल बनेंगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इरिथ्रोसाइट। इस्नोफिल्स बनेगा और एम फॉर मोनोसाइट बन जाएगा। फिर कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होती है मेगा कैरियोसाइट, इसको मेगा कैरियोसाइट, साइट्स। मेगा कैरियोसाइट क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये बना देगा प्लेटलेट्स। तो यहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट है वो बनते हैं। नेक्स्ट हम स्टेजेस की बात करें, एरिथ्रोपोइसिस। अब हम लोग आए हैं स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज जो है उसको बोलते हैं हम लोग प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, इसका नाम ही जैसे लिखा है, प्रो मतलब पहले, इरेथ्रो मतलब आरबीसी और ब्लास्ट मतलब सेल। तो पहली जो आरबीसी बनने का सबसे पहले प्रो, फिर उसके बाद में दूसरा हो जाएगा नार्मो इरेथ्रो नार्मोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट, ये अर्ली नार्मोब्लास्ट। फिर तीसरा स्टेज जो होगा इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। चौथी अवस्था होगी लेट नार्मोब्लास्ट। पांचवी अवस्था होगी रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। और उसके बाद में फिर जो छठी अवस्था होती है वो होती है मैच्योर आरबीसी, एरेथ्रोसाइट, मैच्योर एरेथ्रोसाइट, ये छठी अवस्था होती। तो एक डायग्राम के रूप में देखें हम लोग, तो सबसे पहले जो कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट होती है
तो हम लोग केवल अब यहाँ पर बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी में हमने देखा था कि एक जो सेल थी, इस सेल को हम लोग कहते थे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट। फिर ये जो सेल थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट की, ये फिर कन्वर्ट हो जाती है प्रो एरिथ्रोसाइट। प्रो एरिथ्रोसाइट के बाद में फिर अगली अवस्था आ जाएगी अर्ली नार्मोब्लास्ट। अर्ली नार्मोब्लास्ट के बाद में फिर अगली अवस्था आएगी इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। उसके बाद में इंटरमीडिएट के बाद में फिर लेट नार्मोब्लास्ट। लेट नार्मोब्लास्ट के बाद में रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट के बाद में फिर आ जाएगी मैच्योर इरिथ्रोसाइट। जो कि बाइकान की होती है। पहली सेल जो है वो प्रो इरिथ्रोसाइट। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे जो प्रो इरिथ्रोसाइट होती है ये बड़ी सेल होती है। इसका अगर हम डायमीटर देखें तो लगभग ये 20 माइक्रोन की होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नॉट प्रेजेंट। ये कहानी किसकी है? प्रो एरिथ्रोसाइट की है। बाद में जब अर्ली नार्मोब्लास्ट बनता है, इसका अगर डी फॉर डायमीटर देखा जाए तो छोटा हो जाता है। जो प्रो एरिथ्रोसाइट थी उससे छोटा हो जाता है, यानी कि 15 माइक्रोन का हो जाता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। ये दो कहानियां होती हैं। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट जो होते हैं सेल, तीसरी जो अवस्था है उसको इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में सेल का जो डायमीटर है और थोड़ा छोटा हो जाता है। ये 10 से 12 माइक्रोन के करीब में इसका साइज हो जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस
स्टिल प्रेजेंट, अभी तक यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इरेथ्रोसाइट जब बनती है तो कहाँ से हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है वहां से हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा देखें, लेट नार्मोब्लास्ट। लेट नार्मोब्लास्ट जो होता है इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन के बराबर लगभग हो जाता है। उसके बाद में चूंकि यहाँ पर इससे पहले ही हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गया था तो हीमोग्लोबिन इसमें और बन जाता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, पिंक स्पॉट न्यूक्लियस, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेट नार्मोब्लास्ट स्टेज होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो इंक स्पॉट न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि बहुत छोटा रह जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है, नाम होता है पिक्नोसिस। अगर कोई पूछे कि पिक्नोसिस क्या होता है, तो ये प्रोसेस के द्वारा न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस डिसअपियर प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस को द्वारा न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है उसको कहते हैं पिक्नोसिस। तो ये तो बात हुई लेट नार्मोब्लास्ट की। फिर उसके बाद में बनता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट मैच्योर आरबीसी भी कह सकते हैं इसको। स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी। हालांकि ये मैच्योर हो चुकी है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस साइज में बड़ी होती है। हालांकि इसको भी हम रेटिकुलोसाइट को भी मैच्योर आरबीसी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है। यहाँ पर भी अभी जो आर्गन होते हैं सेल के, गाल्जी अपरेटस वगैरह, माइटोकांड्रिया वगैरह, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लास्ट में जो स्टेज होती है उसको हम लोग मैच्योर आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, मैच्योर आरबीसी या इसी को कहते हैं इरेथ्रोसाइट। और इसको बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसका जो साइज होता है, डायमीटर होगा लगभग 7.2 माइक्रोन के करीब में होगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी बाइकॉन्केव शेप होता है, जितने भी सेल के अंदर के आर्गन हैं, जैसे कि सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइटोकांड्रिया, गाल्जी बाटी, ये सब के सब खत्म हो चुके होते हैं। दूसरा, ये जो प्रोसेस है इरेथ्रोपोइसिस,
लगभग 7 दिन का समय लगता है। लगभग 7 दिन का समय लगता है। तो बात तो वही हो गई, जैसे अपने यहाँ आयुर्वेद में क्या बताया गया, एक धातु एक धातु जो होती 3015 कला ठहरता है, यानी लगभग 7 ही दिन की बात कर रहा है, 5 से 6 दिन की बात कर रहा है, फिर अगली धातु बन रही। तो वही मॉडर्न भी कहता है, इसका मतलब आयुर्वेद सही। आरबीसी बनने के लिए कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, इनके बारे में भी जानना कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं आरबीसी बनने के लिए। तो सबसे पहले हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन ये इसकी जो ज्यादातर हिस्सा है किडनी से निकलता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है लीवर और ब्रेन से निकलता है। तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादातर कहाँ से निकलता है, किडनी से, लेकिन कुछ अमाउंट इसका निकलता है लिवर और ब्रेन से। और जब हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाए, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है, लो ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सिया कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रिट होता है। जैसे पहाड़ों पे चले जाइए, वहां पर कम होगा ऑक्सीजन डेंसिटी, तो ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सांस लंबे समय तक रोके रहे, तो लंबे समय तक जब सांस रोकेंगे तो आपके बॉडी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम प्राणों का आयाम यानी कि नई आरबीसी बनती है प्राणायाम करने से। कैसे, जब आप प्राणायाम करते हैं, सांस को रोके रखते हैं, सांस को रोके रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, और वो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज कराएगी। और इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ पर जाएगा, बोन मैरो में जाएगा, और बोन मैरो में जाकर नई सेल को बनाने के लिए तैयार करेगा उसको। तो प्राणायाम कैसे इंपॉर्टेंट देखा आपने। आयुर्वेद के जो भी टॉपिक होते हैं वो सब मॉडर्न से कोरिलेट होते हैं, और अच्छे से उनको हमको समझना चाहिए। तो एक तो इरेथ्रोपोइटिन हो गया, दूसरा जो हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बेसिक मेटाबॉलिक रेट को निर्धारित करता है, इसके लिए जरूरी होता है। तो नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को हो जाए, जिसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो फिर उसके अंदर आरबीसी कम बनेगी। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटरल्यूकिन होते हैं। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में निकलते हैं। तो हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर इंटरल्यूकिन्स एंड स्टेम सेल फैक्टर जो होते हैं इसके इंड्यूसर होते हैं। इसमें केवल कुछ इंटरल्यूकिन्स के नाम लिख लीजिए, इंटरल्यूकिन 3,
ये टी सेल के द्वारा निकलता है, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 11। तो इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 11। तो इंटरल्यूकिन 3 टी सेल से निकलता है, इंटरल्यूकिन 6 टी सेल के द्वारा, एंडोथेलियल सेल और मैक्रोफैगस के द्वारा, और इंटरल्यूकिन 11 जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा निकलता है। फिर जनरल फैक्टर्स में जो चौथा फैक्टर है वो है विटामिन। कौन कौन से विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन बी की कमी से जैसे पेलग्रा हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो सब इसमें क्या है, ब्लीडिंग होती रहती है। विटामिन डी, बोन कमजोर हो जाएंगे। विटामिन ई की कमी से एनीमिया हो सकती है, मलन्यूट्रिशन की कमी से। तो ये चीजें, फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। मैच्योरेशन फैक्टर क्या होते हैं आरबीसी को मैच्योर करने के लिए? इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनाकोबैलामाइन बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये डीएनए को, ये B12 जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर इन लीवर और स्मॉल क्वांटिटी जो है मसल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 जो है ये सब्जियों में नहीं पाया जाता है, हरी सब कहीं पर भी नहीं, बाहर से नहीं मिलता है। जो लोग मीट वगैरह खाते हैं तो लीवर में होता है, इसलिए उनको मिलता है। इस सिंथेसिस कहाँ से होती है इसकी? सिंथेसिस बाय कोलन बैक्टीरिया। जो आपके कोलन में गुड बैक्टीरिया हैं, उनके द्वारा ये सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है। नहीं तो ये कहाँ पाया जाता है? जो लोग मांस वगैरह खाते हैं उनको तो बाहर से सोर्स मिल जाता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें बाहर से सोर्स नहीं होता है। इसका क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑफ आरबीसी। तो जो आरबीसी का डीएनए, हालांकि ये बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन शुरुआती अवस्था में डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। और इसकी कमी की वजह से अगर किसी के अंदर B12 की कमी हो जाए तो सेल जो है आरबीसी के वो बड़े होंगे और फ्रेजाइल हो वाले होंगे, वीक सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये भी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इसकी कमी से सेल, आरबीसी सेल बड़े होंगे, आरबीसी सेल लार्जर एंड फ्रेजाइल, यानी कि आसानी से टूटने वाले होंगे, लार्जर एंड फ्रेजाइल हो जाएंगे। और वीक सेल मेम्ब्रेन, वीक सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। और इसकी B12 की कमी की वजह से, इस कारण से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछे जाते हैं सर। जब आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन वीक होती है, जब टूटती है ज्यादा, तो उसके कारण से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाती है। लेकिन B12 की कमी से, ये भी याद रखें,
B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया, ये अक्सर पूछा जाता है कि B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, उसका नाम क्या होता है, तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। दूसरा जो मैचुरेशन फैक्टर है वो B12 है, फिर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है। B12 को हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बारे में हम लोग ने बात कर लिया था कि स्टमक में पाया जाता है और ये B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हम लोग बात कर लिया था। तीसरा फैक्टर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी डीएनए सिंथेसिस के काम आता है। और सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑफ आरबीसी, आरबीसी के डीएनए के सिंथेसिस के लिए ये भी जरूरी होता है। और इसकी कमी से मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये तो बात रही आपके पूरा इरेथ्रोपोइसिस कैसे होता है, उसके स्टेजेस क्या हैं, फैक्टर्स कौन से जरूरी हैं और मैच्योरेशन फैक्टर क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो आज बस इतना है।